नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। लीक पर गाड़ी चले और चले कपूत, लीक से हटकर चले सायर, सिंह और सपूत। तो मेरे साथ आज मुन्ना कुमार सिंह है, कमांडेंट सीआरपीएफ, जिन्होंने हजारीबाग में लीक से हटकर काम किया और कमाल कर दिया। आज हजारीबाग के लोग इन्हें जानते हैं एक ग्रीन एक्टिविस्ट के तौर पे। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो झील की साफ सफाई की वो आज भी लोगों के मन में ताजा है और लोग आज भी कहते हैं कि अगर मुन्ना सिंह होते तो झील की यह हाल नहीं होता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुन्ना कुमार सिंह जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार विश्वेंदु जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हजारीबाग मैं यहाँ से पदस्थापित हो चुका हूँ, लेकिन हजारीबाग मेरे दिल में बसा हुआ है और इस माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मैं रहने वाला चंपारण का हूँ, पूर्वी चंपारण। अब चंपारण दो भागों में बट गया, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी चंपारण का मैं रहने वाला हूँ, मोतिहारी जिसका हेडक्वार्टर है। मेरी शिक्षा दीक्षा 6ठी से 12वीं तक जो मेरी शिक्षा है वो सैनिक स्कूल तिलैया, जो आपके हजारीबाग के जस्ट बगल में है। उस जमाने में हजारीबाग ही जिला था, कोडरमा बाद में जिला बना, वहाँ हुई है। 12वीं के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया। फिर मेरी इच्छा थी कि JNU से मैं MA का पढ़ाई करूँ, वहाँ गया था। लेकिन उससे पहले मेरी नौकरी लग गई तो मैं CRPF में नौकरी में आ गया था 1994 में। तब से मैं CRPF में हूँ और विभिन्न जगहों में पदस्थापित रहा हूँ। ये छोटी सी मेरी जीवनी है। ये तो छोटी सी आपकी जीवनी है, लेकिन आपका कद बहुत बड़ा है। हाइट की अगर मैं बात करें तो कहीं हाइट की वजह से ही तो आप CRPF में नहीं गए? हाइट अगर भौतिक रूप से नापा जाए तो 6 फीट 4 इंच का हूँ, 188 सेंटीमीटर का हूँ। कई बार मजाक में अपने दोस्तों को मैं बोलता भी हूँ कि मेरी लंबाई अमिताभ बच्चन के बराबर है, लेकिन लंबाई उनके मुताबिक है। लंबाई अलग चीज है, लेकिन कद जो आपने बोला, कद एक अलग चीज होती है। कद कर्म से आता है, बिल्कुल, सिर्फ लंबाई से नहीं आती है। कर्म के मामले में मैं बताऊं, अपने बारे में बताया जाए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नार्सिसिज्म बोलते हैं, कि खुद की व्याख्या करना। तो थोड़ी देर के लिए मैं नार्सिसिस्ट बन लेता हूं कि मैं अपने स्तर पे जो कर सका, और खासकर हजारीबाग में आप जैसे अच्छे लोगों के सहयोग से जो मैं कर सका। यहाँ जो लोग डाउन ट्रॉडन जिसको बोलते हैं कि नॉर्मल भाषा में, कोई ऐसा गायक जो था जिसके पिताजी ऐसी सर्विस में नहीं थे, चाहे ऐसे काम में नहीं थे कि उसको गायकी में सहयोग कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको फोर्स में भर्ती होना था, उसको सहयोग नहीं मिल सकता था, ऐसे लोगों को मैंने सहयोग किया। और आज हजारीबाग शहर कम से कम, मुझे हर गाँव में चाहे शहर में सब लोग जानता है। मैं गिनती तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन कम से कम ये मैं बता सकता हूं कि 1000 लोग ऐसे होंगे हजारीबाग में जिनको हमने अपने पैरों पे खड़ा होने में मैं सहयोग किया हूं। वो हमने लीक से हट करके जो है, जो सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना जी की कविता है, या जिससे आप बात कर रहे हैं कि लीक से हट करके, ठीक है, नौकरी मैं अपनी बड़ी शिद्दत के साथ नौकरी करता हूं, क्योंकि उससे मेरा रोटी चलता है। ब्रेड एंड बटर जिसको अंग्रेजी में बोलते हो, मेरा उससे चलता है। उसके बावजूद भी मैं उससे जो इतर समय जो भी मिला, मैं लोगों को ITI कराने में, फोर्स में भर्ती होने में, संगीत में, नाटक में, चाहे ऐसी किसी भी विधा में कोई हो, उसको मैं मदद करने में, मैं अपनी तरफ से मैंने कोई भी नो स्टोन अनटर्न्ड जो अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ा। कितने लोगों को मदद कर पाया, नहीं कर पाया, वो समय बताएगा और लोग खुद बताएंगे। एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा कि काफी सालों से मैं भी पत्रकारिता में हूँ, तो कई CRPF कमांडेंट्स को देखा हूं, लेकिन कब हजारीबाग में पदस्थापित हुए और कब यहां से ट्रांसफर होकर चले गए किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन मुन्ना कुमार सिंह लोग जानते हो उन्हें, आपने झील की साफ सफाई की। तो ये ऐसा क्या हुआ कि मुन्ना कुमार सिंह अचानक से झील की साफ सफाई में इस तरह से तल्लीन हो गए कि पूरा जो टेन्योर था उसमें उन्होंने झील की जम के साफ सफाई की, यहाँ के पेड़ों को रख दिया? मुन्ना कुमार सिंह कहीं से ऐसे अवतरित नहीं होते हैं। आप CRPF यहाँ से शायद 90s में जब से भी थी, और हम लोग की बनावट ऐसी है कि हम लोग का एक अलग काम है। आप जैसे लोगों से, ऐसे लोगों से बहुत हम लोग का बहुत वाबस्ता नहीं है कि उन लोगों के साथ मेल मुलाकात और बाकी तामझाम नहीं है। हम लोग नक्सल से, बाकी लॉ एंड ऑर्डर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं बहुत लंबी व्याख्या उसका नहीं करूंगा, उसमें हम लोग लगे होते हैं। जब मैं यहाँ कमांडेंट था तो मेरा जो आवास है वो झील के किनारे था। और हजारीबाग के बारे में आप देखेंगे, हजारीबाग के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत अच्छी झील है और बगल में एक कैनरी पहाड़ है।
इस दोनों को देख करके मुझे हमेशा क्षोभ होता था कि ये दोनों की स्थिति सुधारने में मैं जो कर सकता हूं जरूर करूंगा। और बिहार झारखंड में छठ एक बहुत बड़ा पर्व है। लोग पानी के किनारे छठ करते हैं। छठ करने के लोगों को मारामारी होती थी कि थोड़ा सा कहीं पानी मिल जाए, छठ तालाब फलाना, ऐसे ऐसे कई सारे तालाब हैं, चाहे झील के किनारे, लोग मारामारी करते थे उसके लिए। और वो झील जो है, जो झील की श्रेणी है, झील की व्याख्या मैं करूंगा, बहुत लंबी व्याख्या है। कैसे संथाल आंदोलन होता है, वहां के कैदियों के लिए किस तरह से यहाँ पे खुदाई होती है, जेल का निर्माण होता है, वो पत्थर निकालने के कारण झील का निर्माण होता है, और झील कई श्रेणियों में बटा है, वो सब यहाँ के गजट में प्रदर्शित है। करीब 200 साल पुराना ये झील है। और इस झील की जो पानी का संग्रहण है, पूरे हजारीबाग का एक बॉल है। आप ऐसे अगर मेरी हाथ को कैमरामैन दिखा सके तो इस तरह से अगर पूरा हजारीबाग है तो बीचों बीच ये बॉल है जिसमें ये झील है। तो जो पानी का संग्रहण कैसे होता था और कैसे इस पानी का फिर बाकी लोगों में वितरित किया जाता था, एक बड़ा अच्छा अपने आप में ये पढ़ने की चीज है, जानने की चीज है, साइंस की चीज है। और मैं उसी किनारे मेरा आवास था। मैं देखता था कि ये झील तकरीबन मृतप्राय हो चुका है। आप जैसे लोग, बहुत सारे सुधी लोग हमारे साथ मिले। हम लोगों ने 2013 सितंबर की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात है, यही समय रहा होगा, इससे 5-7 साल पहले की जो बात है। हम लोगों ने छोटा सा प्रयास शुरू किया। फिर मेरा यह प्रण था कि जो मेन झील है जिसके किनारे लोग घूमते, उसमें कम से कम छठ तो करवा ही सकूं। और मैं और मेरे साथी जो अधिकारी और जवान थे, उन्होंने लग करके मेन झील को साफ किया। बाद के समय में, अगर आपको सही से याद होगा, हजारीबाग की जनता को या जो लोग देख रहे हैं उनको याद होगा, सभी झील में हम लोगों ने छठ करवाया। छठ जो यहाँ का महापर्व है, पानी के किनारे होता है। जो झील आज के डेट में जितना बचा हुआ है उसको हम लोगों ने जिंदा किया। उसमें जो शैवाल थे, जो क्या बोलते हैं उसको, जलकुंभी, उसको अंग्रेजी में जो भी चीज बोलते हैं, जलकुंभी, थेथर, ऐसी जो चीजें थी, उसको हटाने में हम लोगों ने जो प्रयास किया वो बड़ा अथक प्रयास था। और उसी बीच में मोदी जी का सरकार आया 2014 में। 2 अक्टूबर को उन्होंने शुरू किया कि 2 घंटे हफ्ता में हम लोग कम से कम काम करेंगे। हमारे जवानों को भी अगर कहीं दिक्कत थी तो बोला कि भाई तुम्हारी ड्यूटी अगर नहीं है तो 2 घंटे का समय तो दे दो साफ सफाई में, स्वच्छता में। इस चीज का हमने ने बहुत अच्छा से उपयोग किया और ये सारे झील साफ हुए। और जैसे ही साफ हुआ और उसके आसपास का इलाका साफ हुआ, अब देखेंगे कैसी कैसी चीजें, नायाब चीजें उत्पन्न होकर के आई। यहाँ पे एक प्लानिटोरियम का प्लान बना हुआ था, तो प्लानिटोरियम बनना था, जो त्रिमूर्ति है उसके आसपास जो है वो आधा बन करके कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। एक ऑडिटोरियम बनना था। और बिल्डिंग के आसपास झाड़ी हुई तो देखा जाता है, झाड़ी के बीच में कोई बिल्डिंग मिले, ये पहली बार आविष्कार हुआ है। और मैं नाप कर तो नहीं बता सकता हूँ, कम से कम 200 से 300 एकड़ जमीन जो आसपास की जो इलाका था झील के, वो जब साफ सुथरा हुआ तो आज के डेट में मेडिकल कॉलेज वहां बना, वो सारे इलाके साफ सुथरा हुए। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद किस कमांडेंट ने कितना किया नहीं किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए मैं हकदार भी नहीं हूं। लेकिन जनता को एक संदेश दिया जाता है। आप शुरुआत करते हैं, कितने लोग आपके साथ मिलते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये एक संदेश दिया जाता है। आज डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, एक मेडिकल कॉलेज, गांधी जी की इतनी बड़ी मूर्ति, स्ट्रीट लाइट, करोड़ों करोड़ का खर्च से ये सब चीजें बना, वाटर स्पोर्ट्स की चीजें वहां पे बनी। ठीक है, जलकुंभी ऐसी चीज है, थेथर ऐसा चीज है, वो आता रहेगा। जो अनवरत प्रक्रिया है, आप एक दिन खाना खा लेते हैं तो खाना थोड़ी छोड़ देते हैं, अगले दिन खाते हैं। आप आज नहाते हैं, कल फिर नहाते हैं। नाखून है, दांत है, सब चीज की साफ सफाई अपना होती रहती है। तो हमें यह समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। बचपन से हम लोग सुनते हैं, कण कण में व्यापे राम, जल में भी जीवन है, पेड़ पौधे में भी जीवन है, हर कण में एक जीवन है। अगर इस चीज की, इस व्यवस्था को, प्रकृति को हम लोग समझे तो इस चीज को हम लोग खुद साफ सुथरा रखेंगे। मानव जब ठान ले कोई चीज को तो क्यों नहीं कर सकता है। प्रकृति की हम पैदाइश है, प्रकृति हमारी माँ है। उस माँ के साथ अगर हम सामने बैठा ले, हम माँ की अपनी सेवा करना चाहे, थोड़ी गलती भी करेंगे तो माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, वो हमें माफ भी कर देगी। उस गलती के लिए भी हम तैयार रहे, लेकिन मेरी सहृदयता ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपनी माँ की सेवा के लिए तैयार हूं। ये झील टू हील हमने बड़ा अच्छा एक नारा दिया था, अगर आपको याद होगा उस समय, और बच्चों ने उस पर ऐसे लिखा, बहुत सारी चीज लिखा। और
कोई ऐसा चीज नहीं कि मैं बड़ा अद्भुत व्यक्ति हूं, कोई डिफरेंट चीज मैं कोई ऐसा आविष्कार नहीं किया, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से किया। अब देखिए सोहराय और कोबर यहाँ की कला है, हजारीबाग से इसको आऊंगा, लेकिन जी 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 बात से मैं एक बात आपसे जी 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 अवश्य अवश्य। आपने कहा कि लोगों का सहयोग चाहिए, जन सहयोग होना चाहिए साफ सफाई में, लेकिन लोग यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मॉर्निंग वॉकर्स का एक ग्रुप है, रिटायर्ड लोगों का ग्रुप है, वो निस्वार्थ भाव से हर सुबह आते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जलकुंभी की जो समस्या है वो आम आदमी के बस की चीज नहीं है, तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं अक्षम साबित हुआ है इसमें। लोग क्या करें, कैसे सफाई करें इसको? आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। संविधान का प्रियम्बुल का पहला वाक्य क्या बोलता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सरकार, जिला प्रशासन या कोई भी प्रशासन क्या है? हम लोग हैं, हम ही उसको बनाते हैं। हम अगर साथ मिल जाए, मॉर्निंग वॉकर्स का ग्रुप है, रिटायर्ड लोगों का ग्रुप है या जिसका भी ग्रुप है, अगर हजारीबाग की जनसंख्या मुझे जहां तक याद है 2011 के सेंसस के मुताबिक 17 लाख है। अगर 17 लाख लोग ठान ले, उसमें से चलिए हम 17 लाख में से थोड़ी और कम कर देते, 1.7, 1,70,000 लोग ठान ले और कम कर दीजिए, 10,000 लोग ठान ले, 7,000 लोग ठान ले, तो क्या ये झील का ये जलकुंभी कितना देर बचेगा? बात जन सहयोग की है, बात व्यापक करने की बात है। और दूसरे को सुनाने की जगह, दूसरे को गलियाने की जगह, दूसरे को आरोपित करने, ब्लेम करने की जगह हमें खुद करने की जरूरत है। अगर हम लोग सब लोग लगेंगे, करने लगेंगे, तो झील क्या, हम लोग देश की स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान हुआ है लोगों का और हम लोग कर सकते हैं। सरकार क्या करेगी, जिला प्रशासन क्या करेगी, यहाँ का वार्ड क्या करेगा, मेयर क्या करेगा, इस बात को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि हम क्या करेंगे, फिर देखिए ना बदलाव कितना अच्छा हम क्या करें में लोगों ने सहयोग किया है, मैंने खुद देखा है। और एक सीमा पर आके आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और वहां कहीं ना कहीं प्रशासन विफल रहा है। मैं कहीं आपसे सहमत नहीं हूं। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए था कि आगे आके, या जो भी कस्टोडियन है झील का, उसे चाहिए था कि साफ सफाई करे। फिशरी डिपार्टमेंट है कस्टोडियन, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रशासन, फिशरीज विभाग, सीआरपीएफ या जिस विभाग का नाम लीजिए, मैन बिहाइंड द मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज, आप कोई चैनल चला रहे हैं, कोई अखबार चला रहे हैं, एक उसका एडिटर आता है तो अखबार बहुत प्रचलित हो जाता है, कोई ऐसा एंकर आता है तो वो चैनल बहुत प्रचारित हो जाता है, कोई गड़बड़ आता है तो गड़बड़ हो जाता है। उस व्यक्ति विशेष को लेकर के पूरे सरकार को या पूरी व्यवस्था को दोष देना मेरे विचार से बहुत उचित नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय बाद आप हजारीबाग आए हैं और झील की जो दुर्दशा है, इसे देख के कितनी पीड़ा होती है? पीड़ा तो बहुत होती है। देखिए, जल वायु, इन्वायरमेंट का जो हिंदी शब्द बड़ा अच्छा है, जल और वायु। जल के जो भी स्रोत हो, चाहे हैंडपाइप हो, नल हो, बोतल से पानी ले रहे हो, भी जल प्रपात से पानी ले रहे हैं, समंदर से ले रहे हैं, नदी से ले रहे हैं, नाले से ले रहे हैं, पोखर से ले रहे हैं, तालाब से ले रहे हैं, झील से ले रहे हैं, जहां से भी पानी ले रहे हैं, उन स्रोतों को आदर अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। उसी तरह से उसी लाइन पे आप सोच के चले, वायु, वायु का सबसे बड़ा स्रोत वृक्ष है। वृक्ष की रक्षा करना, वृक्ष लगाने, यार ऐसे चीजों में हम नहीं सहयोग करेंगे तो हमारा जीवन विफल होने जा रहा है, बहुत समस्या होगी। ये झील जो है जल का बहुत बड़ा स्रोत है, इस स्रोत को आदर करना। आप पुराने जमाने में सोचिए ना कि जब अनपढ़ लोग थे, आज कितनी लिटरेसी है, 64% या कुछ है, जिस जमाने में आप 1% या 2% थी, उस समय लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता था, विज्ञान के माध्यम से एनवायरमेंट की चीजें नहीं बताई जा सकती थी। उस समय भी किसी धर्म या किसी रास्ते से बताया गया, अरे यार पानी के चीज को गंदा करोगे, उधर मूतोगे, उधर कपड़ा साफ करोगे, उधर कुछ गड़बड़ करोगे तो तुम्हें कोड़ फूट जाएगा, बेटा का ये हो जाएगा, फलाने हरी डाली तोड़ोगे तो ये कुछ ना कुछ था। इस डर के साइंस को समझिए थोड़ी देर के लिए, ये एनवायरमेंट साइंस है अपने आप में। एक व्यक्ति, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं विश्वेंदु जी अनपढ़ है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, एक अनपढ़ आदमी को मैं अंग्रेजी में या जर्मन में या साइंस की भाषा में, एनवायरमेंट की भाषा में कैसे समझाऊंगा? नहीं समझा सकता हूं। मैं ये जानता हूं कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा जो चीज है, धर्म से डरता है, भगवान से डरता है,
तो भगवान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से उसको इस चीज का, समाज की व्यवस्था की ट्रेनिंग दूं। नहीं, पिताजी को तुम पैर नहीं छुओगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, माँ बहन के साथ आदर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पेड़ का आदर नहीं करोगे, पानी का आदर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये साइंटिफिकली कितना बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है अपने आप में, इसको सोचिए आप। बहुत बड़ा हथियार था उस वक्त, बहुत बड़ा हथियार था। एक अनगढ़े आदमी को, अनपढ़ आदमी को समझाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार था। अब किस सब आदमी साइंस में रिसर्च करेगा, एनवायरमेंट साइंस में पढ़ेगा, पीएचडी करेगा तभी जानेगा, ऐसी जरूरत नहीं है। एक लार्जर समाज को, हम बहुत बड़े समाज को हम एड्रेस करते हैं। 130 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या आज के दिन में। उन लोगों को हमें समझाना है ये चीज कि भाई तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो जल और वायु दोनों की जो स्रोत है उसकी रक्षा करो। चाहे तुम उसके भगवान मान के रक्षा करो तब, तुम भाई मान के रक्षा करो तब, पत्नी मान के रक्षा करो तब, प्रेमिका मान के रक्षा करो तब, मां मान के रक्षा करो तब, पिता मान के रक्षा करो तब, दादा दादी जो भी जिस रिलेशन में मान के रक्षा करो तब। किसी भी तरह से उसकी रक्षा जरूर करो। न रक्षा करोगे तो तुम नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन जो है उस चीज पे निर्भर है। ये बात हमको, आपको, सर्वजन को समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझाया जाए? हरिशंकर प्रसाद एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि कम्युनिज्म जो नहीं समझता है, कम्युनिस्ट पे उन्होंने बड़ा, मतलब खुद कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों पे सबसे बड़ा मजाक उन्होंने किया। स्क्रू ड्राइवर से उसका दिमाग खोलो और उसके दिमाग में मार्क्स की थ्योरी डाल दो, कम्युनिज्म समझ जाएगा। तो ये मजाक की जो बात है, इसको रियलिटी में आप सोचिए विश्वेंद्र जी, कि लोगों के दिमाग में इस चीज को डालिए। अब कैसे डाले? हम डाले, आप डाले, ये डाले, जिस भी माध्यम से डाले। जल और वायु को आप नहीं रक्षा करेंगे तो हमारी और आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। ये समझना पड़ेगा। झील जितना साफ था आपके समय में, उससे पहले ना मैंने कभी देखा, तो उसके बाद ना मैंने कभी देखा। एक और बात है कि जब बड़ी झील की बात आती है तो आपके साथ मैं भी गया था। एक पॉइंट आपने खोजा था जब आपने बताया था कि अंग्रेज यहाँ से बिल्कुल दूरबीन लगा के इस जगह से बहुत जो नजारा है उसका लुत्फ उठाया करते थे। वहां से वो बाइनोकुलर लगा के, बड़ा बाइनोकुलर लगा के वो कैनरी हिल को देखा करते थे। वो क्या आपने देखा था और क्या आपका एक सोच था, वो जरा बताए दर्शकों को, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम है इस बारे में। आप जो भी लोग झील किनारे गए होंगे, मुझे जहां तक ध्यान है, इस माध्यम के थ्रू हजारीबाग की बहुत सारी जनता इसको देखेंगे, चाहे जो जानेंगे, चाहे विश्वेंद्र जी के माध्यम में या मुझे जानने वाले लोग हैं। बहुत लोग को मैं घुमाया हूं झील के किनारे। आप 1 नंबर झील को देखेंगे और 2 नंबर झील को देखेंगे, करीब 10 फीट का अंतर है। आप रोड पे समान उस पे चल रहे होते समतल पे, लेकिन दोनों में अंतर है। 2 नंबर से फिर 3 नंबर पे जाते हैं, करीब 20 फीट का अंतर हो जाता है। तो पानी का संग्रहण कैसे किया जाए, और उसका मानक, उस समय तो भाई जीपीएस नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई ऐसे टेक्निकल गैजेट नहीं थे। तो मुझे ये लगता है, मेरी कल्पना हो सकती है, जो इंदिरा गांधी बालिका विश्वविद्यालय है उसके गेट के पास जो एक जगह है जहां से कैमरी पहाड़ बड़े अच्छे से दिखता है, मैं अपने पैसे से एक बड़ा अच्छा दूरबीन खरीदा था। और दूरबीन हम लोगों ने यहाँ के समाज को दान में दे दिया था कि सब लोग यहाँ से बैठ करके देखो। पता नहीं आज उसकी क्या स्थिति है कि 2016 के बाद मैं हजारीबाग छोड़ दिया हूँ, अपनी पदस्थापना में मणिपुर रहा, फिर अभी आज के डेट में पटना में हूँ। कुछ व्यक्तिगत काम के लिए आया था पटना, विश्वेंद्र जी ने मुझे पकड़ लिया और स्टूडियो में यहाँ बैठा रखा। तो वहां से आप देखेंगे तो कैनरी पहाड़ कितना अच्छे से दिखता है। बिल्कुल, आप जो जिस बात को कर रहे हैं आपको भी दिखाया, और मैं सारे पत्रकार बंधुओं को, सब लोगों को दिखा के, बुलाकर दिखाया। शायद अंग्रेजों ने जब बनाया होगा 1800 कुछ ईस्वी में जब झील बनी थी, शायद वहीं से उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय किया होगा, एक मानक तय किया होगा, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उस तरह से पानी का व्यवस्था इस तरह से किया होगा। पठारी क्षेत्र है, पानी हर जगह नहीं मिल सकता है। पानी का संग्रहण कैसे किया जाए और उसको वितरित कैसे किया जाए लोगों के बीच में, कितना अच्छा उन लोगों ने सोचा था। नया नमूना है, एक नया नमूना है। दूसरी चीज, सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, आज जो डिप्टी कमिश्नर का आवास है, करीब 35 एकड़ का वो पूरा इलाका है, उसी में कमिश्नर साहब का, डीआई साहब का और एसडीएम साहब का वहां आवास बन गया। तो पूरा कैंपस जो है, कितना बड़ा कैंपस है, उसी कैंपस में अंग्रेज का जो यहाँ का हेड था वो रहता होगा। मैं रैंक नहीं याद कर पा रहा हूँ, जो भी गवर्नर होगा या जो भी यहाँ का होगा, कमिश्नर होगा, कैप्टन होगा, वहां रहता होगा। बौड़म साहब थे और ऐसे ऐसे लोग, कई लोग थे, सॉरी। तो वो लोग जब वहां रहते थे, उन लोगों को संथाल आंदोलन के बाद डर भी लगा था। इंग्लैंड से आए थे यहाँ 7 समुद्र पार करके। जनता अगर विद्रोह करेगी तो मेरे साथ क्या करेगी?
आप सुरक्षा के दृष्टि मैं सुरक्षा वाला बिजनेस में हूं, मैं उसमें नौकरी करता हूं, आप उस दृष्टि से उसको देखिए। अगर आप डीसी का जो ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, उसके इस तरफ जो है पुलिस लाइन है, अब बाकी सभी तरफ से पानी का घेरा है। पानी को क्रॉस करके जनता उन पे हमला नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ से हमला करेगी तो पुलिस लाइन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिहाज से भी कितना बढ़िया तरीका से उन्होंने बनाया था। और उस जमाने में मोटर का आविष्कार नहीं हुआ था, आपको ध्यान होता। पीछे जहां जेलर का जो निवास है उसके पास एक रूम बनाया था, कैदियों को ला करके कोल्हू जैसे चलता है उस तरह से चलाते थे। मोटर इज ऑल अबाउट मूवमेंट, वो मूवमेंट कैदियों से कराते थे। उससे पानी 60 मीटर ऊपर एक टावर में जाता था, फिर वो पानी हर जगह सर्कुलेट होता था। उन लोगों ने ये चीज किया कि भाई वहां हजारीबाग उस समय बहुत बड़ा नहीं रहा होगा, आसपास उतनी ही जनसंख्या रही होगी, उन लोगों के घर में पानी का भी व्यवस्था उन्होंने किया हुआ था। और कुम्हार टोली, बौड़म बाजार और इस तरह के कई मोहल्ले जो है आप यहां देखेंगे कितना अच्छा से उन्होंने प्लान किया था कि इधर से भी जाओ, इधर से भी निकल जाओ। हम जो है, हम लोग जो भी जीव हैं हमारे एज ग्रुप के, हमारे से थोड़े पहले और बाद के जो लोग हैं, हर चीज को कब्जा करना जानते हैं। नालियों को कब्जा करके घर बना दिया, रास्ते को कब्जा करके घर बना दिया, कहीं ना कहीं हेरा फेरी करके अपार्टमेंट बना दिया, कुछ बना दिया, उन रास्तों को उनको घेर दिया। हजारीबाग जैसे जगह में जब अतिवृष्टि होती है, ऐसा समय आता है, बाढ़ क्यों आया भाई? कुम्हारटोली क्यों डूबे? बौड़म बाजार क्यों डूबे? क्यों डूबता है? क्योंकि पानी का निस्तारण सही नहीं होता है। बड़ी वजह है। और झील में अगर आपको ध्यान होगा, आपको विकास जी को, टीपी सिंह साहब को, साधवल जी को, ऐसे जितने भी पत्रकार थे, मैं एक बार लेकर के यशवंत सिन्हा जी को, जयंत सिन्हा जी को, मनीष जायसवाल जी को, बादल जायसवाल जी को, सबको लेकर के उस जमाने में आज से 5-7 साल पहले मैं घुमाया था पूरे तरफ। मुझे अगर ठीक से याद है तो 12 ऐसे पॉइंट हमने दिखाया था कि ये बॉल के शेप में झील है। 12 ऐसे जगह है जहां से पानी संग्रहण इस झील में होता है। हमने क्या किया, जब यहां बारिश होती है नवाबगंज में, बारिश होती है कैनरी वाले इलाके में, बारिश होती है किसी और भी मोहल्ले में, तो उस बारिश की पानी को उस झील में आना चाहिए था। उसके लिए बड़ा अच्छा रास्ता बना हुआ था, उन रास्तों पे हमने घर बना दिया। भाई घर ही बनाना सबसे बड़ा चीज आपके लिए रह गया है। तो आप प्रकृति के इन चीजों को जब मारेंगे तो प्रकृति की आप खुद भी पैदाइश है ना, कितने दिन आप जिए। एक और चीज अगर आप समय इजाजत देता हो तो मैं छोटा सा एक और वाक्य बताऊंगा। रेणु जी की जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, धनेश्वरनाथ रेणु, जिनका हजारीबाग से भी बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हुआ है। यहीं कोरा चौक पे 3 नंबर जो पोल है उसके बगल में लतिका जी का घर है, चारू लिखा हुआ, वहां पे लतिका जी उनकी पत्नी होती थी उस समय में। मैं हजारीबाग जब भी आया तो मुझे क्योंकि रेणु से प्रेम था तो मैं उस घर को देखने जाया करता था और बार बार उस रास्ते से गुजरता था कि देखो रेणु इस रास्ते से गुजरे होंगे। रेणु जी के एक छोटा सा वाक्यात है। पटना में 74 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था गंगा में। रेणु जी कदम कुआं एक मोहल्ला जहां रहते थे, वहां बैठे किसी चाय दुकान पे चाय पी रहे थे। तो लोग, हमारे आपके जैसे लोग दौड़ के आए, अरे रेणु जी अब चाय पी रहे हैं, पानी बाढ़ आ रहा है, चलिए चलिए भागिए भागिए। रेणु जी बैठे आराम से चाय पी रहे हैं। फिर कोई आया, अरे रेणु जी अब चाय पी रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, पानी बाढ़ आ रहा है। फिर कोई आया, ऐसे ही भीड़ जमा होती गई। बोले यार रुको यार, तुम लोग इतना हल्ला करो, बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या हो गया, बैठो चाय पियो। अरे अब चाय पीने की बात कर रहे हैं, यहाँ बाढ़ आया हुआ है, मुसीबत होने वाला, पूरा शहर डूबने वाला। सुनो सुनो मेरी बात भी सुन लो। तुम एक फूंक गांजा का मारते हो या एक गोला भांग का लेते हो या 2 पैक दारू पी लेते हो तो इतना दुबकते हो, बिहारी भाषा में बोलते दुमकना, जो उल्टा पुल्टा काम कर, दुबकते हो, बिना काम का जो है अनर्गल काम करते हो। गंगा मैया में इतना जहर जो डाले हो, इसका जब असर हो रहा था काहे घबरा रहे हो? तो प्रकृति में जो जहर हम लोगों ने डाला है, किस किस रूप में जहर डाला? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरो, क्या CFC क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हर रूप में हम लोग डाले हैं। ये बिजली जो जला रहे हैं, कहीं कोयला जल रहा होगा, कहीं गैस जल रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ फॉसिल फ्यूल जल रहा होगा, उसके थ्रू बिजली आ रही है ना। हम आप गाड़ी चला करके आ रहे हैं, उतना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने उत्सर्जित किया। AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उतना उत्सर्जित करते हैं। और ब्रह्मांड एक है। आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा, ओजोन लेयर का पहला डिप्लीशन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया बेचारा पूरा का पूरा कंटिनेंट सारे मानकों को पालन करता है, ठीक ठाक रहता है,
गलती किसी बिहार वाले ने, झारखंड वाले ने, अमेरिका वाले ने, अफ्रीका वाले ने किया, किसी कंट्री किसी इसने किया, और भुगत कौन रहा है? सबसे पहले ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन जो है, जो टूटना शुरू हुआ ओजोन लेयर, और फिर ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। तो इस ब्रह्मांड की एकात्मकता को हम लोग को समझना चाहिए। अमेरिका वाला सोचे कि बिहार वाले, झारखंड वाले ही ठीक रहेंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम सोचे कि नहीं, अमेरिका वाले सुधर जाए, ये क्या बोलते हैं उसको, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भाव है वो जरूरी है। ये पृथ्वी पूरा एक है, ये ब्रह्मांड पूरा एक है। इस ब्रह्मांड में मुझे जीना है तो विश्वबंधु जी को मारने की जरूरत नहीं है। सह अस्तित्व एक शब्द है, को एग्जिस्टेंस एक शब्द है। हम आप को एग्जिस्ट करेंगे तब हम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। हम आप एक दूसरे को मारने की सोचेंगे तो हम दोनों नहीं रहेंगे। प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो ये सभ्यता खत्म होने के कगार पे है, जा रही है। थोड़ा और अलाउ करें तो एक और बात मैं बताऊंगा कि एक सिक्स्थ एक्सटेंशन की चर्चा आजकल होती है एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य में। हमेशा आपने अगर बाइबल पढ़ा होगा, नोआ के आर्क के बारे में पढ़ा होगा कि ईश्वर ने बोला कि भाई धरती पे बहुत सारी गड़बड़ी हो गई है, सबको डूबने दो, कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपने आर्क में बना करके उसमें नाव में रखो, उतने लोग बचेंगे, बाकी लोग डूब जाएंगे। जल प्लावन होता है जो जयशंकर प्रसाद जी के कमायनी में आती है। मनु, ईड़ा, श्रद्धा, ये 3 लोग बचते हैं, बाकी सब लोग जल प्लावन में खत्म हो जाते हैं। देवताओं की अयासी इतनी बढ़ गई, इतना ये चीज जो आज के डेट में जिस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि हर चीजों का, गांधी जी बोला करते थे कि नेचर ऑफर्स टू सर्व एवरीबडी इज नीड बट नोबडी इज ग्रेट। कुछ इस तरह का वाक्य एग्जैक्टली ये चीज नहीं, सब लोग के लालच को पूरा नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी नीड को पूरा कर सकता है, तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता है प्रकृति, क्योंकि हमारी माँ है। मेरी माँ उतनी दूध, उतना पानी, उतना हवा हमारे लिए रखी हुई है, लेकिन हमारी ग्रीड को नहीं कर सकती है। तो सिक्स्थ एक्सटेंशन की जो बात है, जो मैं बता रहा हूं, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की बात जो बता रहा हूं, चाहे नोआ की आर्क की बात बता रहा हूं, जो माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं, उसका भी एक बेस है, कहीं ना कहीं साइंस है। 5 बार इस धरती की उम्र में ऐसा हो चुका है और 6ठी बार की तैयारी है भाई। आजकल जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग बोलते हैं कि अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। फीवर कोई बीमारी नहीं होती, किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा। फीवर बीमारी का लक्षण होता है। ये जो है, ये लक्षण दिख रहा है। झील आपके हमेशा दिल में रहा है, तो अगर मैं मुन्ना कुमार सिंह से पूछूं कि झील अगर कैसा होना चाहिए, क्या आप कैसा झील आप सोचते हैं कि इसको इस तरह से डेवलप किया जाए, हजारीबाग के लिए बेहतर रहेगा, ये पूरे हजारीबाग में अंडरग्राउंड वाटर लेवल के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, रिचार्ज अच्छे से हो जाएगा पानी, तो कैसा झील आप देखना चाहते हैं? मैं इसके सवाल के जवाब में आपसे भी एक सवाल करूंगा। प्रकृति ने जिस रूप में हमें शरीर दिया है, अब किस रूप में उस शरीर को देखना चाहेंगे? उसमें बहुत सारे तामझाम लगाने से आपको वो बोझ ढोना पड़ेगा। उसको अपने प्रकृति के स्थिति में रहने दीजिए। जो भी गंदगी उस झील में आई, जो शैवाल उसमें आया, जो पार्थेनियम, पुटूस और जलकुंभी, जितने वाटर हायसिंथ जिसको बोलते हैं, ये सब जितनी भी चीजें आई, हम लोगों ने डाला है। हम अपनी विद्रूपताओं को उस पर थोप रहे हैं। इससे थोड़ा अलग रहिए। प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद की हुई है। प्रकृति की एक व्यवस्था का बहुत अच्छा नमूना आपको बताऊंगा। पतझड़ के बाद बरसात आती है। पेड़ों को अपना खाद पानी चाहिए, अपना लीफ शेड करता है, उसके बाद एक बारिश होती है। बारिश के गिरने की प्रक्रिया को अब देखिए। एक पेड़ इस रूप में है, बारिश से यहां गिरा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग देसी भाषा बोलते हैं, टगड़ करके पानी ऐसे आया, फिर वो गिरे हुए सूखे पत्तों पे आया, पत्तों से उस मिट्टी में गया। अगर आप एक पहाड़ को ऐसे आप सोचिए, इस तरह से है, जो हमारी भाषा में, झारखंड की भाषा में उसको चूहा बोलते हैं। इस पहाड़ पे, इस जगह पे आप यहाँ खुदाई करेंगे। हम लोग अपनी ट्रेनिंग में भी सीखे हैं, 3 बाई 3 बाई 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा खड्डा खोद दीजिए आप अपने दाव से, चाकू से, खुरपी से, जो भी आपके पास हथियार है, भर के पानी आ जाता है। और उससे बढ़िया मिनरल वाटर कुछ नहीं है। पानी कहां से आया? या इसके ऊपर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर पानी गिरा, वो पानी जो है वो गिरे हुए पत्तों पे गया, पत्तों से उस सॉइल में गया, सॉइल से वहां आ रहा है। अपने आर्टेशियन वेल का नाम सुना होगा, अपने आप सोता है, एक फवारा जैसा पानी निकलता है। कहां से आता है? वही पानी का संग्रहण जो यहां से आया,
ये बेस में आर्टिसन वेल होता है और वो पानी कितना स्वच्छ है, कितना साफ है। आप देखिए हमारे आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वाटर बोतल लेके स्कूल जा रहे हैं। एक समय मुझे याद है, हम लोग, मैं सन तो मुझे ठीक से नहीं याद है, 91-92 होगा। शरद यादव जी बड़े प्रोलिफिक वक्ता होते थे, बड़ा अच्छा बोलते थे। सांसद में उन्होंने जब कुछ पानी, बोतल पानी का बात हुआ तो मजाक उड़ा रहे थे, अरे बोतल पानी इंडिया में कौन पिएगा। आज देखिए हर आदमी, जो हम भी यहां पर आए तो अपना एक बोतल पानी लेकर आए, आप भी अपने ऑफिस में आते पानी एक बोतल लेके आते। कल को यही हाल ऑक्सीजन के साथ होने वाला है भाई। ऑक्सीजन का बोतल, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन का टैंकर, क्या क्या ढोएंगे आप। प्रकृति के साथ आप जो घात कर रहे हैं उसका प्रतिफल बहुत खराब मिलने वाला है। बिल्कुल। जो रेणु जी की बात जो मैं बता रहा था, रेणु जैसे महान जो हमारे गद्यकार, हमारे इतने अच्छे जो प्रेमी, इतने बड़े साहित्यकार, जो सम्मिलित जब बिहार झारखंड था तो उसके समय के सबसे बड़े रचनाकार, जिनका हजारीबाग से भी इतना बड़ा संबंध रहा, यही बोले भाई तुम थोड़ा सा जब जहर, थोड़ा सा जब नशा लेते हो तो इतना वो करते हो। ये गंगा मैया में जब इतना जहर डाले उसका क्या क्या होगा। इस प्रकृति में हम लोग क्या क्या नहीं डाल रहे हैं, कब चेतेंगे, ये चेतना जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि जब 1986 में मैं स्कूल का छात्र हुआ करता था, उस वक्त संजीविया स्कूल क्रॉस कंट्री का आयोजन करता था, एक दौड़ का। हम लोगों को झील पर ले जाया जाता था और ऐसे भी शाम में हम लोग झील पे जाते थे। ये जो झील के किनारे पूरी सड़क बनी हुई है अलकतरे की, वो मोरम की हुआ करती थी। वो जो खूबसूरती है, जिस प्रकृति की आप बात कर रहे हैं, जिस नेचुरल उसको बनाए रखने की बात कर रहे हैं, वो मुझे याद आता है जब आपने ये बात कहा। भारत यावाज यहाँ बहुत बड़े साहित्यकार है, आप ही के शहर में हजारीबाग। आप ही का क्या बोलूं, मेरा भी शहर है हजारीबाग, मेरे दिल में बसता है। एक बार कहानी सुना रहे थे कि बाघ किसी औरत को बुधवा महादेव के आसपास उठा लेकर गया था और बहुत सारे ऐसे हजारीबाग में आपको व्यक्ति मिले होंगे जो बाघ या चीता उनको झील के किनारे सुबह सुबह घूमते समय मिला होगा। प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है, बिल्कुल। उसके जीव, उसके जंतु, पेड़ पौधे, सबसे रिलेशन है उसका। आज आप ये बता दीजिए, बंदर भी किसी को मिल गया हो, खरगोश भी मिल गया हो झील किनारे, गीदड़ भी मिल गया हो, बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। हमने अगर 84 लाख योनि की जो बात है, जो साइंस भी आजकल बोलता है कि 84 लाख तरह के प्रजाति होते हैं, हम अपने आप को क्राउन ऑफ क्रिएशन घोषित किए हुए हैं कि हम भाई सब कुछ जानते हैं। 83,99,999 जीवों के ऊपर क्या हम राजा हैं? नहीं। उनके हक को मारने का हमारा कोई हक नहीं है। उनके हक को मारने का हम जो रोजाना प्रयास कर रहे हैं, उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। होने वाला क्या है, हो रहा है। हजारीबाग पुराने मकानों में देखिए ना, पंखा लगाने की भी जगह नहीं बनाई गई थी। मई में यहां लोग कोट पहनते थे, जून जुलाई के बाद तो स्वेटर वेटर भी डाल लेते थे। जो बहुत लोग हैं, जीवित हैं, उनसे पूछिएगा। आप अपने पिताजी से, दादाजी से जब बात सुने होंगे तो बताए होंगे, आपका पुराना घर होगा तो बताए होंगे वो लोग। मौसम हमने भी देखा है 80 देखा है 80 के दशक में, देखा है हमने। आज क्या हालत है? कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर की आज 8वीं तारीख को हम लोग बैठे हुए हैं। बाहर में आज भी गर्मी लग रही थी। बिना एयर कंडीशनर चलाए हुए हम अपने कार्यालय में नहीं बैठ पा रहे। इस दुर्गति के लिए कौन जिम्मेवार है? हम और आप। हम और आप नहीं चेतेंगे, इस दुर्गति का परिणति बहुत खराब होने वाला है। आपने शहर में एक और क्राउन जोड़ा था, जो पेड़ों की रंगाई पुताई की थी। पेड़ के तने को आपने रंग दिया था। शहर में बहुत सारे, करीब 5000 पेड़ों को रंगा था। और सोराई भी आपने बनाया था। सोराई और कवर कई दीवारों पे सरकारी भवन की जो 4 दीवारी थी उस पे ये बहुत बड़ा अभियान उस वक्त चला था। जो तत्कालीन डीसी भी थे मुकेश कुमार, उनका भी बहुत सहयोग रहा था इसमें। लेकिन आज सब सारा कुछ मिट चुका है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की थी। बड़ी अच्छी बात है। सर हो चाहे सुनील सर हो, उस समय जो भी बहुत सारे अधिकारी थे और बहुत सारे जो सिविल के लोग थे, ठेकेदार हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, सब लोगों ने क्या अच्छा सहयोग किया था और क्या अच्छा मूवमेंट चला था। मेरी अगर दिल से पूछे तो ऐसा मूवमेंट लगातार चलते रहना चाहिए, जो म्यूजिक में जिसको क्रेसेंडो बोलते हैं, जो अस्थाई तक जाने की जो चीज है कि आरोह जब चले वहां तक जाए, वो जाता रहना चाहिए था। कई कारणों से, जो भी कारण हो गए, नहीं चले, वो अलग बात है। झील हो या सौंदर्यीकरण की बात हो,
अब देखिए हजारीबाग कितना सुंदर शहर है, कितना अच्छा है इसका जगह स्थापित। अगर बिहार एक था तो पटना और रांची के तकरीबन मतलब ठीक ठाक जगह पे ये जगह आता था। हजारीबाग 2 लोग आते थे। एक जगह पड़ता आज भी पीटीसी के पास जो है एक कलवट है, वहां पे लोग बताते हैं कि वहां कोई झालमुड़ी बेचता था 10 को पहले। जो लोग पटना से आते थे तो पटना एक जिला था, जो कोडरमा तक आता था उसके बाद गया था इधर, फिर हजारीबाग जिला था। बाद में कई जिले बनते गए, छोटे छोटे, छतरा भी जिला बना, कोडरमा बना, और सब जो जिला बनता गया। उसको कूलेस्ट पॉइंट ऑफ बिहार बोला जाता था। क्यों? ये झील यहां पे है, दूसरा झील यहां है, तीसरा झील यहां है, चौथा झील यहां है। सारा पानी फिर उस कलवट से निकल करके कैमरी की तरफ जाता था, एक तालाब में जमा होता था। फिर एक तरीका था उसका कि पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। उस तालाब पे बिल्डिंग बन गया। इधर जो लास्ट झील के बाद जो जगह खाली था वहां कुछ ना कुछ और कंस्ट्रक्शन हो गया। हम लोग कंस्ट्रक्शन के चक्कर में प्रकृति की सारी व्यवस्था को भूल गए। उस व्यवस्था के दोष ने आज वो कूलेस्ट पॉइंट हो तब, चाहे झील का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो तब, चाहे हवा की साफ सफाई हो तब, बहुत सारी समस्या जो पैदा कर दिया। जो हम बोल रहे हैं कि पहले छतों में लोग पंखा के लिए प्रावधान भी नहीं करते थे, आज एसी का प्रावधान कर रहे हैं। क्या क्या करोगे आप? जो शरद यादव जी की जो मैं बात बता रहा हूं कि पानी ढोने पे मजाक उड़ा रहे थे, क्या ऑक्सीजन ढोगे? क्या एयर कंडीशनर ढोगे शरीर पे? तुम्हारे शरीर में कितना दम है भाई, क्या क्या चीज ढोगे? और सब चीज ढोगे तो कितने दिन जियोगे? तो हम सभ्यता के विनाश की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। रुको, थमो, अस्थाई पे आओ, बैलेंस पे आओ और देखो कि हम कहां गड़बड़ किए, उसके बाद उसको सुधारो। नहीं सुधारोगे तो ये सभ्यता खत्म होने के कगार पे है। और जो बातें आप बता रहे हैं कि इन्होंने किया, ठीक है, इंडिविजुअल्स अच्छे होते हैं। इंडिविजुअल एक नाम होता है, गांधी जी, बुद्ध हैं, राम है, कृष्ण है, जितने भी नाम आप ले लीजिए, मुकेश सर का नाम ले रहे, सुनील सर का नाम ले रहे, जितने लोगों का, रविंदर सर थे डीडीसी, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग थे, संदीप जी थे म्यूनिसिपैलिटी के यहाँ इंचार्ज थे, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इनके अलावा बहुत सारे ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे, हम लोग साथी सहयोगी थे, पत्रकार थे, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वैसा मूवमेंट चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि झील आपके शहर के बीचों बीच है। झील को आप जीवित रखेंगे, बाकी चीजें जीवित रहेंगी। पेड़ पौधे आपके जीवित रखेंगे, बाकी चीजें जीवित रहेंगी। पेड़ को रंगने का, उनको साफ सफाई रखने का। विद्याधर जी थे यहाँ पे, फॉरेस्ट में के अफसर थे, रिटायर होने के बाद अभी पटना में बस गए हैं। एक बार उनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं 5 लाख पेड़ लगाऊंगा, और सुबह शाम लोग से उसमें पानी डलवाते थे, उसमें ट्री गार्ड डलवाए। 10 को पहले उन्होंने लगा दिया। लगाने के बाद पेड़ बड़ा हो गया और ट्री गार्ड उसमें धंसता जा रहा है। अभी हाल में हमने जो है, आपने देखा होगा, मैं कई वीडियोस का शेयर किया था, पटना में भी यही चीज था, गांधी मैदान में, चाहे पटना पूरे जिले में था। पेड़ बड़ा हो गया और ट्री गार्ड उसमें धंसता जा रहा है, उसको हटाने का कोई प्रावधान किसी ने नहीं किया, किसी ने सोचा ही नहीं। ट्री गार्ड उसके रक्षक के लिए लगाए, रक्षक जब भक्षक बन जाए वैसा चीज होता जा रहा है। तो एक समय था, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, विकास जी को, साधवल जी को, टीपी सिंह साहब दोनों अब आज के डेट में भगवान माफ करो नहीं है, मुरारी जी थे, सत्यप्रकाश जी थे, बहुत सारे लोग थे जो हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, अर्जुन जी थे, मतलब कितने नाम मैं ले सकता हूं। तो हमने देखा कि यार ये पेड़ बड़ा हो गया, इसमें ये जमा हुआ है। अजीत सर थे उस समय, डीएफओ थे यहाँ के हजारीबाग के, दुर्भाग्यवश वो भी अभी नहीं है। महेंद्र प्रसाद जी थे आरसीसीएफ, अभी रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट पे। बहुत सारे लोगों के सहयोग लेकर के हमने बोला कि भाई इसको हटाने का क्या किया जाए। तो वन विभाग में कोई प्रावधान नहीं, सरकार में कोई प्रावधान नहीं, तो वॉलंटियर्स को हम लोगों ने जोड़ा, उसको काटा जाए, उसको हटाया जाए, सब्बल से लगा करके, खोद करके, क्योंकि नीचे आरसीसी से जमा किया जाता है। पेड़ एक गोल चीज है, उसके चारों ओर लगा हुआ, कहीं कटिंग करेंगे, काटने के लिए कुछ बिजली का कटर, गैस का कटर लगाना होगा, निकालने के बाद उसको ढो करके किसी जगह पे लेना है, क्योंकि सरकार की संपत्ति है, फिर उसको रिपेयर करके कहीं उपयोग करना होगा। तो आप 5000 6000 की बात कर रहे हैं, मुझे अगर ठीक ठीक याद है और वन विभाग का डाटा सही होगा तो हम लोगों ने 2.5 लाख ट्री गार्ड हटाए थे उस समय। ट्री गार्ड हटाने के बाद, जो गैबियन जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उसको हटाने के बाद हमने सोचा यार इन पेड़ों के साथ जो गड़बड़ी है उसकी साफ सफाई कैसे की जाए। तो किस्मत से हमारे पास वाटर ट्रक होता है, उसमें पानी जेट वेट मारने का सुविधा है, बाकी भी पानी ढोने का सुविधा थी, हम लोगों ने उसको साफ किया। उसमें कुछ लोग अपने कोचिंग का, अपने पेपर का, अपने उसका ऐड भी उसमें कील ठोक देते हैं। अरे यार, हमारे आपके शरीर में कोई कुछ ठोक देगा, कोई चूहा देगा, अच्छा लगेगा क्या?
वो जीवंत चीज है, उसमें आप कैसे ठोक सकते हो कोई चीज? जीने दो ना उसको, जीने का हक दो उस पेड़ को। उस पेड़ के साथ जो ज्यादती की गई थी उसको हम लोगों ने रिमूव करने का यथासंभव प्रयास किया। उसको करने के बाद एक चूना गेरू लगाने से फायदा क्या होता है? चूना लगाने से जो दीमक है उस पेड़ को नाश नहीं करता है। दूसरी चीज, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है, टेलीग्राफ ने उस समय, शायद यही समय था, 9 अक्टूबर या 8 अक्टूबर का समय था 2014-15 में, उन्होंने बहुत अच्छा एक कवर पेज लगाया था, ग्रीन चीफ। और बाद में मोदी जी ने भी हम लोग के हमारे काम का बड़ाई किया, जो सौंदर्यीकरण और इन चीजों का। वो ग्रीन चीफ वाला जो बैनर है, मेरे नाम के साथ, मेरे कद के साथ, मेरे कंधे पे वो चिपका हुआ है। और उससे देखिए, आप कितने बड़े हो जाते नहीं हो जाते हैं, आपके बात का एक स्टैंप हो जाता है। जो लोग मेरे काम को बुराई कर रहे थे, वो लोग बोले यार नहीं यार, ये आदमी सही है, ये आदमी काम कर रहा है, इसको सहयोग करो। ग्राम प्रधान, स्कूल के लोग, एनसीसी के लोग, एनएसएस के लोग, पत्रकार, व्यापारी, ठेकेदार, सब लोग सहयोग करने लगे। और हम लोग, आपको अगर ठीक से याद होगा, यहां से लेकर बगोदर तक, यहां से लेकर चूरचू तक, यहां से लेकर बरही तक, यहां से लेकर चरही तक, यहां से लेकर चतरा तक, सभी पेड़ों के साथ ये चीज किया। हजारीबाग शहर में तो किया ही। उसका एक असर इतना अच्छा हुआ। अब दूसरी बात आती है सौंदर्यीकरण के संबंध में। अक्सर जो दीवार होते हैं बड़े गंदे होते हैं। दीवार है, सरकारी दीवार बना हुआ है, कोई उसमें पेशाब कर रहा है, कोई गंदगी कर रहा है, कोई उसमें कुछ ऐड छाप दे रहा है, झाड़ी झंखाड़ पैदा हो रहा है। बड़ी उर्वरा भूमि हमारी, बड़ा जल्दी झाड़ी झंखाड़ भी जमा होता है। तो हमने जब झील सफाई किया, पेड़ों के साफ सफाई किया, मतलब इस दीवारों के साथ भी कुछ किया जाए। हमने अपने कार्यालय और अपने आवास के दीवारों को, उसके आसपास की झाड़ी झंखाड़ी को साफ किया, उस पर कुछ जो भी चूना था, जो भी चीज था लगाया। उसके बाद मुझे याद है कि आप विश्वेंद्र जयपुरियार जी का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था सोहराय कोहबर पे, जो इसको की गुफा से लेकर के फुलो इमाम जी ने बहुत उस पर काम किया हुआ था। उस आर्टिकल को पढ़ा कि यहाँ की लोकल कला हमारी सोहराय और कोहबर है। कौन लोग इसको करते हैं? पुतली देवी है, जो भी इस तरह के जो लोग थे, बहुत लोगों का नाम मुझे नहीं याद है, गूगल पे उनका नाम है अभी भी। पुतुल जयकर जिस समय इंडिया फेस्टिवल करती थी, उनका नाम देश विदेश में गया। एक बार गए पैकेज मटेरियल के रूप में कि मुन्ना सिंह आज पटना से हजारीबाग आए, पैकेज मटेरियल, फिर हजारीबाग से पटना चले गए, बात खत्म हो गई। ये बड़ा आसान होता है, लेकिन हमारे काम, चाहे हमारे संदेश का असर कितना पड़ा, ये नहीं हम लोग देखते या फॉलो अप नहीं करते हैं। किसी पे चार्ज लगा दिया, फलाने ने ऐसा ऐसा किया, जो आजकल टीवी चैनल पर चलता है। अरे भाई, उस चार्ज का आगे क्या हुआ? संसदीय व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस चार्जशीट पे कुछ वर्क हुआ, कोर्ट ने क्या उसको सजा दिया या बरी किया, बोलो तो उसके बारे में भी। आपने अगर कोई चार्ज दिया तो उस चार्ज को पूरा फॉलो कीजिए कि फलाने गुलाम ने ऐसा किया, मुन्ना सिंह ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। तो उसकी गलत या सही चीज को आप उसकी पूरी व्याख्या, उसकी परिणति तक ले जाएंगे ना। जन्म लेता है 16 संस्कार, हम लोग क्या मरणोत्तर संस्कार तक की बात होती है, मरने के बाद जो संस्कार होता है। जन्म लेने से पहले भी गर्भाधान संस्कार भी हमारे यहाँ, सीखो ना उस चीज को भाई। उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे कि ऐसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ के जो सोहराय और कोहबर पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने जो गांव-गांव में पता किया, जिन औरतों के साथ मैं मिलने गया कि भाई आप लोग आगे थोड़ा मेरे दीवार पे पेंटिंग करो। सर अभी धान कटने का समय, अभी नहीं जाएंगे, अभी कोई आदमी मिट्टी खोद रहा है, सर अभी नहीं जाएंगे। क्या हाल है हमारे कलाकारों का, क्या हाल है हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी का, हमारे यहाँ के रचनाकार का। हमारा आपका दायित्व तो बनता है ना उनके प्रति भी कुछ। मैं हाथ जोड़कर उन लोगों को इस तरह से हजारीबाग में लाया, अपने घर के दीवार पे, अपने ऑफिस के दीवार पे पहली बार हमने उस पेंटिंग को किया। फिर आप जैसे कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का, यहाँ के डीसी साहब थे, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी वाले जो लोग थे, यहाँ के व्यापारी लोग थे, पत्रकार लोग थे, बाकी बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, इंडिविजुअल ने भी सहयोग किया। जो भी बाहरी दीवार थी जो सड़क की तरफ खुल रही थी, सब पे हम लोगों ने पेंटिंग शुरू किया। और वो अभियान इतना अच्छा चला, जब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ उस पर चला। प्रधानमंत्री जी को जब नजर आई तो उन्होंने मन की बात में उसकी चर्चा की। और आज के डेट में मुझे याद है रघुवर दास जी से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी उस समय। झारखंड में उन्होंने आदेश किया कि जो भी सरकारी पुरानी दीवार है उस पर पेंटिंग हो, और जो नई दीवार बने उसमें पेंटिंग का बजट शामिल कर दो। रेलवे में ये चीज शामिल हुआ कि रेलवे की पुरानी दीवारों को पेंटिंग शुरू हुआ। आज देखिए, आज पटना की दीवारें पेंट की हुई है, चाहे जिस शहर में जाए। जर्मनी और जापान में रेलवे स्टेशन और रेल पे पेंटिंग हो रही है।
कहीं ना कहीं उसके जड़ में मुन्ना सिंह जैसे लोग हैं। नाम हो ना हो, हमें क्या तगमा मिला नहीं मिला वो मटेरियल नहीं है, दैट इज इमटेरियल, वो अप्रासंगिक है। लेकिन प्रासंगिकता इस बात की कि संदेश कितना आगे तक गया। बड़ी शुरुआत आपने की जी। साफ सफाई के बाद सौंदर्यीकरण भी तो करो ना। आप दाढ़ी बना लेते हैं, दाढ़ी बनाने के बाद कुछ क्रीम पाउडर भी लोग तो लगाते हैं, तो क्रीम पाउडर वाली जो चीज है, और इसको हमारा प्रागैतिहासिक एंशिएंट हिस्ट्री का एक चीज है जो हजारीबाग जिले में, वहीं से ये चीजें आती है, सोहराय और कोहबर की जो चीज है। आपने बहुत अच्छा उस पर वर्क किया, वो बहुत अच्छा आपके आर्टिकल से आज भी मैं सेव करके रखा हूं। मैं उससे प्रेरणा लेकर के सोहराय और कोहबर के बारे में उस पर चर्चा या उस पर बात मैं शुरू किया। बुल्लू इमाम जी को भगवान की दया से देखिए बहुत अच्छा, उनको पद्मश्री तक मिला इस बात के लिए, बहुत अच्छी बात है। किसको बहुत लोग हमें बोलते हैं आपको ये चीज नहीं मिला नहीं मिला, अरे भाई सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया, दिल में जो प्यार दिया है। 17 लाख की जनता हजारीबाग की है। मैं तो बार बार मजाक में भी कई बार बोलता हूँ 16,99,999 आदमी हजारीबाग का मुझे प्यार देता है। एक कोई मूर्ख होगा जिसको मेरे बारे में नहीं पता होगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन सर्वप्रिय तो हूं कम से कम, इतना तो लोगों को मानना पड़ेगा। कोई भी जाति हो, प्रजाति हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, सबके बीच में हम गए, हम लोगों ने ये काम किया, हम लोगों ने ये प्रचार प्रसार किया, अपने नौकरी को भी ठीक ठाक करते हुए। मैं पहले भी कहीं बता रहा था आपको कि 171 मेडल हमारे नाम पे, हमारे बटालियन के नाम पे 3 सालों के मेरे कमांड में। हमने अपना सरकारी काम भी बड़े अच्छे से निभाया। सरकारी काम के इतर जो मुझे समय मिला उसमें हम लोगों ने प्रकृति के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, इसके लिए भी समय निकाला। साहित्य के लिए, संगीत के लिए, कला के लिए भी हमने समय निकाला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं आपको, आपके भी ज्ञान में होगा, जो लोग प्रगति किए इस चीज। और मैं कभी गिनती कर रहा था, गिनती में भूल जाता हूं, कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जिनको नौकरी पाने में, साहित्य में प्रगति करने में, नृत्य में प्रगति करने में, कला में प्रगति करने में, संगीत में प्रगति करने में हमने मदद किया। हम कोई चीज नहीं है, हम बोलने की जो परंपरा, मैं एक सिंगल चीज हूं, लेकिन जब साथ जुड़ते हैं तो एक बड़ा अच्छा अभियान बनता है। 2013 में आपने हजारीबाग में यहाँ अपना योगदान दिया है, जैसे सीआरपीएफ कमांडेड 22 बटालियन, बिल्कुल एक अधिकारी की तरह आप यहाँ पे आए। उस वक्त शायद आपको भी ये भान नहीं होगा कि ये जगह आपको इतना नाम दे जाएगा, एक नई पहचान दे जाएगा। खुद मैंने भी मेकिंग ऑफ मुन्ना सिंह यहाँ देखा है। तो ये बदलाव क्या आप अपने जीवन का इसका टर्निंग पॉइंट मानते हैं, हजारीबाग अपने 3 साल के कार्यकाल को? टर्निंग पॉइंट तो है अवश्य। आप जो हजारीबाग में सीआरपीएफ कमांडेंट का आवास देखेंगे, झील के बिल्कुल किनारे है, और बहुत छोटा सा शहर है, मुझे लगता है 2.5-3 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में शहर है। कैमरी पहाड़ और झील, दो यहाँ की जो बड़ा अट्रैक्टिव जो चीज है, बहुत आकर्षण देता है लोग, टूरिस्ट हो तब चाहे यहाँ के रहने वाले लोग हो, दोनों आसपास है। तो मैं घर से निकलता था, इस झील के किनारे होते हुए अपने कार्यालय जाता था, कई बार कैमरी पहाड़ पर टहलने जाता था। हजारीबाग से मैं बताऊं कि मेरा रिश्ता बहुत हद तक बचपन से है। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा लिखा हूं, सैनिक स्कूल उस समय हजारीबाग जिले में ही होता था, तो इन चीजों से थोड़ी बहुत वाकफियत थी। बाद में मैं जमशेदपुर में रैपिड एक्शन फोर्स में काम करता था। नवरात्रि में हर बार रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां आती थी, हजारीबाग हम लोग आते रहते थे। कैमरी पहाड़ को मैं देखा कि वहां के आसपास की जगह, चाहे वहां जाने में क्या दुर्दशा है। तो अजीत बाबू उस समय, ईश्वर उनको, जो भी वो नहीं है आज के डेट में, उनका देहांत हो गया पिछले कोरोना के काल में, वो उस समय डीएफओ थे। मैं उनको बोला कि सर कैमरी पहाड़ के लिए कुछ किया जाए और झील के लिए कुछ किया जाए। सुनील सर उस समय डीसी थे यहाँ, हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने प्रयास शुरू किया कि भाई झील को और कैमरी पहाड़ के लिए हम लोग कुछ किया जाए। पौधारोपण, वहां जो जिस तरह की फालतू झाड़ियां थी उनको हटाना, इस रास्ते को सही करना, और ये अभियान इतना बढ़िया चल पड़ा कि पूरा शहर एक समय हम लोग के साथ साथ हो लिया। और झील टू हील एक शब्द था, उसका नारा इतना प्रचलित हुआ और लोग झील किनारे बहुसंख्यक आने लगे। जो लास्ट वाली झील थी, कई बार हम लोग को याद है कि लोग इसको हम लोग समुद्र का दर्जा दे रखे थे कि इतना विस्तार झील है, 4 नंबर झील है, इतना बढ़िया झील है। और लोगों ने किया भी, सरकार ने भी ये चीज किया है, वाटर स्पोर्ट्स के नाम पे इतने अच्छे बोट्स यहाँ आए, वाटर स्पोर्ट्स की चीजें है, पता नहीं अभी कितना अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। हम लोग इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीजों को कर देते हैं कि मुन्ना सिंह है वो किए, विश्वेंदु जी उन्होंने किया, मुकेश सर ने किया, सुनील सर ने किया, मनीष जायसवाल जी ने किया, चाहे जिसने भी किया। अरे ये पूरी जनता की चीज है, सालों साल से, सैकड़ों हजारों साल से हमारी एक विरासत है।
हर व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को सुन रहा हो या किसी को जो भी बताया जा रहा हो, उनको बताया जाना जरूरी है कि इस विरासत को संभाला जाए। मुझे नाम मिला, बहुत अच्छी बात है। हम शाश्वत तो नहीं है, हम अमर तो नहीं है। हम इस शहर से चले गए, बहुत लोग इस शहर को भूल गए होंगे। आज किस्मत से इस शहर में आए, उस पर बात कर रहा हूं। क्या मेरे भरोसे झील साफ होगा? क्या किसी एक व्यक्ति के भरोसे झील टू हिल का ये नारा चलेगा? ये व्यक्ति के भरोसे ना हो करके हमारे समाज का एक नारा हो, ये बाकी लोगों का हो। मेरे लिए कुछ गेन करना हो, ठीक है, हम सरकार के अधिकारी हैं, कुछ पैसे दे करके, कुछ लोग को मैनिपुलेट करके बहुत लोग गेन करते हैं। मुझे गेन करना मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा। प्रकृति हमारी माँ है, उसके प्रति हमने जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और किसी बहुत अच्छे लेखक ने बड़ा अच्छा चीज किया कि शहर में आप होते हैं तो शहर के होते हैं, जब शहर के बाहर होते हैं तो शहर आपके अंदर होता है। कुछ शहर ऐसे हैं, कश्मीर में मैं श्रीनगर में बहुत समय दिया हूं, श्रीनगर मेरे अंदर बसा हुआ है, मणिपुर का इम्फाल मेरे अंदर बसा हुआ है, और हजारीबाग तो शायद दिल में दिमाग में कहीं भी हो, ये सबसे ऊपर बसा हुआ है। क्योंकि हजारीबाग, इलाहाबाद में मैं पढ़ा लिखा हूँ, इलाहाबाद भी कहीं ना कहीं बसा हुआ, वहां का साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश बसा हुआ है। हजारीबाग में तो सब कुछ था, रेणु जी की धरती, सुभाष चंद्र बोस की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, और पता नहीं कितने असंख्य ऐसे अच्छे लोग यहाँ पर हुए जो जिनकी कदम यहाँ पे पड़े। शहर के बीचों बीच इतना सुंदर झील, शहर के साथ में लगा हुआ इतना अच्छा एक पहाड़, कनरी पहाड़, और चरही टू बरही जो हमारी सीमा है, इसके बाद चले जाइए आप, मौसम का बदलाव देख लीजिए, और हजारीबाग में मौसम देख लीजिए। आज भी सारी मुसीबतों के बावजूद भी हजारीबाग का मौसम आज भी अच्छा है। तो ये 1000 बागों का ये शहर, या 1000 बाघों का ये शहर, या जितने भी चीजों के लिए हजार लेखकों का शहर, 1000 पत्रकारों का शहर, 1000 अधिकारियों का शहर, या 1000 ऐसे सभी लोगों का जो शहर है, ये शहर हमेशा गुलजार रहे। ये इच्छा तो हमारी, आपकी, सब लोग की होनी ही चाहिए, और ये शहर गुलजार रहे, इसके लिए हमारी दुआएं, हमारी कामना, हमारी प्रार्थना सब है। लेकिन आपने एक अपनी पहचान जो बनाई थी पॉजिटिव अधिकारी के तौर पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, कहते हैं कि मुन्ना सिंह ने अपना नाम चमकाने के लिए इस अभियान को बड़े स्तर पे लिया, सीआरपीएफ के जवानों को उस पर झोंक दिया, बहुत तरह की बातें लोग कहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन लोग कहते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेट करता है मुन्ना सिंह को? देखिए, कुछ लोग होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, और क्वेश्चन पूछने वाले को क्या बोलते हैं उसको, जो भी क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, 3 तरह के लोग होते हैं। संदेहवादी कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, हर तरह के लोग होते हैं। जब मैं काम शुरुआत किया, मुझे याद है कि मैं जून में यहाँ ज्वाइन किया था, जुलाई अगस्त में काम शुरू हुआ, तो कुछ लोग पेपर में भी छापे, कुछ लोग यहाँ पर्चा शुरू किए कि मुन्ना सिंह के यहाँ कोई राजनीतिक मोटिव है इसलिए काम कर रहे हैं। वो समय आपको याद होगा 2013-14 में, 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कुछ दिन बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर वार्ड पार्षद और बाकी चुनाव हो गया। वो चुपचाप देखता रहा कि साल भर के अंदर इतने चुनाव हो गए। फिर जो लोग हमसे मिलने आए, बोले भाई लोकसभा में मेरा कोई से नहीं था, विधानसभा में मेरा कोई से नहीं था, मुखिया वार्ड परिषद के चुनाव में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। से गलत होगा क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, हम किए। अब तो कम से कम मुझे राजनीतिक चीजों से मत जोड़ो ना, जो प्रकृति के प्रति लगाव है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। और बहुसंख्यक लोग हमारे साथ आए, और कुछ संदेहवादी या ये प्रश्नवादी या इस तरह के निगेटिव लोग हैं जिनको आप गला काट के भी दे दीजिएगा तो बोले गला काट के पता नहीं दिया, इसका कोई मोटिव होगा। लेकिन उनका कहना है कि आपकी नजर सांसद की कुर्सी पर है, आप यहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। तो सांसद का 2014-2019 दोनों चुनाव खत्म हो चुका है। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपना नौकरी पैसा कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं शायर का नाम शायद भूल रहा हूँ, जिगर मुरादाबादी का शेर है, कहले सियासत हो जाने, हम तो पैगाम मोहब्बत लाए हैं जहां तक पहुंचे। तो जिनको सियासत करना है, जिनको इस तरह के क्वेश्चन करना है, वो करने दीजिए। मेरा पैगाम मोहब्बत का है। मैं स्कूलों को जोड़ा, एनसीसी को, एनएसएस को, ग्राम पंचायत को, ग्रामीण लोगों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, शिक्षकों को, इवन राजनीतिकारों को भी, सब लोग को जोड़ा। लेकिन कितने लोगों को आपने जोड़ा, चाहे पत्रकार हो, साहित्यकार हो, या समाज के अंदर के लोग हैं? क्या यही वर्ग आपको ताकत देगा कि जब रिटायरमेंट के बाद आप हजारीबाग के कभी चुनाव में अपने भाग्य को आजमा सके? ठीक है, उस हद तक तो आपका कहना सही है, लेकिन चुनाव में अपने भाग्य को आजमाना, मैं बिहार का एक पार्ट था हजारीबाग भी एक समय, झारखंड में भी ये चुटकुला एक चलता है, किसी को बर्बाद करना तो उसको राजनीति में घुसा दो, या पैसा देकर बिजनेस करा दो, या कुछ इधर उधर से उधार देकर के सेकंड हैंड गाड़ी खरीदवा दो।
ये तीन चीज जो है हमारे पूर्वज, जो आपके भी पूर्वज बताए होंगे, हमारे भी पूर्वज बताए होंगे। राजनीति में हम लोग सफल लोगों को देखते हैं कि देखिए वो कल तक झोला ढो रहा था, सफल हो गया। क्रिकेट में चाहे अन्य खेल में हम लोग सफल लोगों को देखते हैं। आर्ट के फील्ड में हम सफल लोगों को देखते हैं। कितने लोग असफल हुए हम कभी नहीं देखते हैं। कितने लोग हैं जो राजनीति के फील्ड में बेवजह कूद करके अपने जीवन को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। राजनीति करना कोई बुरी चीज नहीं है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग राजनीति में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि मैं 40 साल करीब नौकरी करने के बाद रिटायर हूं और अपनी सारी जमा पूंजी और अपना सारा जो चीज है राजनीति में लगा दूं, फेल भी हो सकता हूं, सफल भी हो सकता हूं। मैं ऐसी दुविधा की चीज में क्यों लगाऊं? मेरी मां प्रकृति से प्रेम है, मेरा लोगों से प्रेम है, मेरा साहित्य से प्रेम है, कला से प्रेम है। उस प्रेम को बढ़ा करके मैं अगर जितना विस्तार मैं कर सकता हूं वो विस्तार मैं करता रहूंगा। राजनीति मेरे लिए कभी भी एक कोई चॉइस नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेगा। ठीक है, अपने आप ऐसा कुछ आता है जाता है तो किसका क्या बोलते हैं कि पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चरित्रम मनुष्यस्य भाग्यम दैवो न जानती कुतः मनुष्य, जो है पुरुष का भाग्य कौन जानता है, कहां ले जाना होगा नहीं होगा। मुझे क्या पता था कि जिस हजारीबाग में मैं बचपन में पढ़ने आया था उसी जगह पे मैं कोबरा को रेज करूंगा। आज बरही में इतनी बढ़िया कोबरा की बटालियन बन गई। उसी हजारीबाग में मैं किसी बटालियन को कमांड करूंगा और जो ही नाम हो, कुछ नाम हो, मुझे नाम का और उसका चिंता नहीं, मुझे अपने संदेश की चिंता है, अपने मिशन की चिंता है। आज अगर झील गंदा है, मुझे इस बात का दुख है कि हमने मेहनत करके एक समय जो है हमने चाहे अपने जवानों के साथ जो आप बता रहे थे उनको झोंक दिया, झोंक नहीं दिया आपने, हमने सब लोगों ने कसम खाया है कि भाई हफ्ते में 2 घंटे हम स्वच्छता को देंगे। अगर इतने लोग, एक सीआरपीएफ में 1200 लोग होते हैं, 1200 लोग का 2 घंटा हफ्ते में देंगे, कितना बड़ा काम हो जाएगा। 17 लाख जनता जो हजारीबाग की 2 घंटा देंगे तो कितना काम हो जाएगा। कोई किसी को झोंक करके कोई गलत काम कर रहा हूं, मैं अपने घर का काम तो नहीं किया। हजारीबाग में कोई अपना मैं राजनीतिक परिक्षेत्र तो नहीं बनाया, कोई मैं अपना बिजनेस का विस्तार तो नहीं किया, कोई मैं अपने स्वयं का विस्तार तो नहीं किया। मेरा एक समय के मुताबिक 3 साल सर्विस करने के बाद बदली हुआ, बदली करने के बाद एक सुदूर क्षेत्र मणिपुर में मैं चला गया। मणिपुर में भी मैं कुछ दिन अपना जैसे जैसे किया, वहां कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में जो काम मैं कर सकता था वो काम मैं करता रहा। जो लोग मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सॉरी गलत बोल गया, जुड़े हुए हैं, उनको ये पता होगा कि मैं मणिपुर में भी इस काम में लगा रहा। जहां की भाषा, संस्कृति, बाकी चीज अलग है। ये मेरा मिशन है, ये मेरे शरीर का एक पार्ट बन गया कि मैं जहां भी रहूंगा वो प्रकृति के संबंधी, संस्कृति के संबंधी इस सब चीजों पे मैं अपना लगा रहूंगा। साहित्य के लिए, कला के प्रति मेरा प्रेम है, वो चलता रहेगा, क्यों नहीं चलेगा। और मुझे गौरव है इस चीज पे। आप ऐसे ही ऊर्जावान बने रहे, कला, संस्कृति और प्रकृति के लिए काम करते रहे। हमारी बहुत शुभकामनाएं। और आप यहाँ पर आए, हमें ये समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीआरपीएफ कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।